नमस्कार। साहित्य तक के टॉप 10 पुस्तकों की श्रृंखला में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं विचार और आंदोलन श्रेणी की पुस्तकों के साथ उपस्थित हूं। आप सोच सकते हैं कि विचार और आंदोलन इस समय ऐसी पुस्तकों की क्या ज़रूरत है, लेकिन ये पुस्तकें ऐसी हैं जो आपको सोचने के लिए विवश करती हैं और इसीलिए हमें यह श्रेणी बनानी पड़ी। इस श्रृंखला में जो पहली पुस्तक है, उसका नाम है तीसरी फसल, भारत के निर्धनतम जिलों की दास्तान। पी साईनाथ इसके रचनाकार हैं। यह पुस्तक पहले अंग्रेजी में प्रकाशित हो चुकी थी। हिंदी में यह एवरीबॉडी लव्स अ गुड ड्रॉट का अनुवाद है, जिसका अनुवाद आनंद स्वरूप वर्मा ने किया है। इसकी प्रस्तावना गोपाल कृष्ण गांधी ने लिखी है और यह पुस्तक बताती है कि वर्तमान प्रणाली किसानों का किस तरह शोषण करती है, वैसे करती है जैसे जानवरों का शोषण होता है। यह पुस्तक भारत के सुदूर इलाकों की 68 रिपोर्टों पर आधारित है। 10 लेख इसके अंदर हैं, 29 तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि ग्रामीण भारत वाकई आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी किस तरह से मजबूर है, किस तरह से शोषित है, किस तरह से दमित है। पेंगुइन प्रकाशक इसके प्रकाशक हैं। इस कड़ी की दूसरी पुस्तक है संघर्ष नर्मदा का। नंदिनी ओझा की यह पुस्तक है जो नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा घाटी के लोगों, खासकर आदिवासी समुदाय के योगदान, संघर्ष और बलिदानों की गाथा को कहती है और उन्हीं के नज़रिए से उस आंदोलन को सामने लाती है। यह पुस्तक बताती है कि सरदार सरोवर बांध से प्रभावित आदिवासियों का जीवन किस तरह से विस्थापन और पुनर्स्थापना की पीड़ादायक प्रक्रिया से होकर गुजरा और किस तरह से पर्यावरण अध्येता, कार्यकर्ता, मानवाधिकार, नेतृत्व के विशेषज्ञ लोगों ने कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। यह पुस्तक आदिवासी नेता केशव भाऊ बसावे और केवल सिंह बसावे के जरिए उस आंदोलन का इतिहास, मौखिक इतिहास आपके सामने रखती है। 12 वर्षों तक का जिस आंदोलन में शामिल रही रचनाकार, उन्होंने स्वतीजा मनोरमा, सुहास परांजपे के सहयोग से इस पुस्तक को हिंदी में लाया है। संपादन जितेंद्र ने किया है, प्रकाशक है राजकमल प्रकाशन। इस कड़ी की अगली पुस्तक है नदी सिंदूरी। शिरीष खरे की यह पुस्तक है जो बताती है कि नदी किनारे बसे गांव के बहाने किस तरह से भारत की आत्मा कराहती है, पीड़ित होती है, या गंवई संस्कृति किस तरह से बदलाव का शिकार हो रही है और जो गांव की संस्कृति का भोलापन था वह किस तरह से राजनीति या समुदायों की आपसी प्रतिस्पर्धा का शिकार हो रहा है। पुस्तक की भाषा और संवाद अपनी माटी की खुशबू लिए हुए हैं। कुल 13 कहानियां हैं, लेकिन इन कहानियों के माध्यम से आप अपने भी गांव में गुजर सकते हैं और उन गांवों को देख सकते हैं जहां प्रेम, झगड़े, उम्मीद, निराशा, सादगी के बीच चालबाजी भी जिंदा है। इस पुस्तक के प्रकाशक राजपाल एंड सन्स। इस श्रृंखला की अगली पुस्तक है अल्लाह नाम की सियासत। हिलाल अहमद इसके रचनाकार हैं। वो बताते हैं कि भारत में मुसलमानों और इस्लाम को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां हैं और सोशल मीडिया के दौर ने इस अज्ञानता को और भी बढ़ावा दिया है। यह पुस्तक बताती है कि आज़ादी के बाद भारत में इस्लाम और मुसलमानों का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वह आखिर किस तरह से देखा गया। 4 खंडों में यह पुस्तक विभाजित है। इस्लाम, वाद विवाद के जो मुद्दे हैं उसमें ये बताती है कि इस्लाम क्या है, धर्म या राजनीति, पैगंबर मोहम्मद कौन थे, इस्लाम की स्थापना और विस्तार के पीछे की क्या स्थितियाँ थी, पैगंबर मोहम्मद और राजनीति, इस्लामी राज्य प्रणाली का सिद्धांत, मस्जिद क्या है, आखिर भारतीय इस्लाम क्या है, दलित पसमानदा मुसलमान कौन है। दूसरे खंड में वो विद्वानों की बात करते हैं, सैयद अहमद खान से लेकर जिन्ना और अबुल कलाम आज़ाद और मोहम्मद इकबाल तक क्या सोचते थे मुसलमानों के बारे में। तीसरे खंड में वो भारतीय मुसलमान, इस्लाम और उसकी विभिन्न व्याख्याओं में महात्मा गांधी के मुसलमान, हिंदुत्व के मुसलमान, शहाबुद्दीन के मुस्लिम भारतीय, असगर अली इंजीनियर के सरवाहरा मुसलमान, मुशीरुल हसन के धर्मनिरपेक्ष मुसलमान इनके साथ उपस्थित होते हैं। और आखिरी खंड में मुस्लिम राजनीति, चुनावी राजनीति, एक वैकल्पिक दृष्टिकोण में सांप्रदायिक हिंसा को
उसके वैधीकरण की प्रवृत्ति को देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है भारत में मुस्लिम समुदाय को लेकर जो दृष्टिकोण पनप रहा है उसको समझने के लिए। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं सेतु प्रकाशन। इस श्रृंखला में जो अगली पुस्तक है उसका नाम है गाँव के राष्ट्रशिल्पी। नीलम गुप्ता इसकी रचनाकार हैं। उनका कहना है कि महात्मा गांधी का स्वप्न था कि आज के युवा अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात गांव के उत्थान के लिए कार्य करें। अपनी इस सोच को राष्ट्रपिता ने मूर्त रूप देने के लिए गुजरात विद्यापीठ में ग्राम शिल्पी कार्यक्रम की एक स्थापना करने की कोशिश की थी। 100 साल हो गए हैं गुजरात विद्यापीठ के, और बाद में फिर से उस कार्यक्रम को पुनर्स्थापित करने की कोशिश हुई। और उस दौरान जो उसका सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष रहा ग्राम शिल्पी को लेके, जो ग्राम शिल्पी राष्ट्रशिल्पी के रूप में स्थापित होंगे, उस पर उन्होंने बात की है। उन्होंने ग्राम शिल्पियों के साथ उनके कामों का निरीक्षण किया है, उनकी चुनौतियों को देखा है, और जो ग्राम शिल्पी अभी बचे हैं नई योजना को परिमार्जित करते हुए उन पर उन्होंने ध्यान दिया है। इस पुस्तक के प्रकाशक गुजरात विद्यापीठ है। इस कड़ी की जो अगली पुस्तक है वह पुस्तक है भारतीय राष्ट्रवाद एक अनिवार्य पाठ। एस इरफान हबीब की यह पुस्तक है। यह कई विचारों का संकलन है। यह पुस्तक बताती है कि जो भारतीय राष्ट्रवाद का आज का स्वरूप है उसे लेकर हमारे महान चिंतक, विचारक और राजनेता क्या सोचते थे। ये राष्ट्रवाद है क्या, इसका उदय और विकास किस रूप में हुआ, इस पर वे बाल गंगाधर तिलक, मोहन गोविंद रानाडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, श्री अरबिंदो, अल्लामा इकबाल, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, प्रफुल्ल चंद्र राय, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, श्री राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, M.N. राय, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, यहाँ तक कि ख्वाजा अहमद अब्बास और जयप्रकाश नारायण के लेखों को भी इस संकलन में शामिल करते हैं। अंग्रेजी से इन लेखों का अनुवाद प्रभात सिंह, जितेंद्र कुमार, अभिषेक श्रीवास्तव, अशोक कुमार पांडे, अर्जुमंद आरा और श्री प्रकाश ने किया है। इस पुस्तक के भी प्रकाशक राजकमल प्रकाशन। इस श्रृंखला की अगली पुस्तक यानी विचार और आंदोलन श्रृंखला की जो अगली पुस्तक है उसका नाम है टिहरी की जल समाधि एक दस्तावेज। महिपाल सिंह नेगी इसके रचनाकार हैं। यह पुस्तक टिहरी के राजशाही के समय के टिहरी नगर को बसाए जाने से शुरू होकर टिहरी के डूब जाने तक की कहानी को कहती है। इसमें टिहरी बांध के बनने से जो पलायन और विस्थापन हुआ है वह 3 दशक से अधिक समय तक शोध करते हुए लेखक ने जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ा जो तंत्र है और उसके पीछे किस तरह से मजबूर लोग विस्थापन के लिए आम जनमानस जो है मजबूर किया जाता है उसकी बात वो किए हैं। लेखक इस पुस्तक को लिखने के दौरान अतीत की गलियों में भी भटकता है और शोध और जो उसके अपने अनुभव हैं वो इस पुस्तक को एक संग्रहालय सरीखा बनाते हैं जिससे गुजरते हुए आपको टिहरी का मर्म समझ में आएगा। इस पुस्तक को समय साक्ष्य प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। इस श्रृंखला की अगली पुस्तक विचार और आंदोलन श्रृंखला की है डूबते हुए प्यासे शहर। पंकज चतुर्वेदी इसके रचनाकार हैं। वो कहते हैं कि जो वर्तमान जल प्रबंधन नीति है वह किस तरह से शहरों को एक ऐसे स्वरूप में बदल रही है जहां एक तरफ तो पानी का बूंद बूंद जल का संकट है, उसके लिए लंबी लाइनें लगती हैं, दूसरी तरफ वर्षा की 2 बूंद जल गिरती है और बाढ़ आ जाती है, नगर डूबने लगते हैं। तो एक तरफ प्यास है, दूसरी तरफ बाढ़ है। आखिर क्या वजह है कि दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद, भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, पटना और बेंगलुरु जैसे शहर एक साथ पानी संकट के चलते केप टाउन बनने की राह पर हैं? वो बताते हैं कि इस दिशा में अगर समाधान आप चाहते हैं और मनुष्यता को और शहरों को बचाना चाहते हैं तो हर बूंद को समेटने की कोशिश करनी पड़ेगी। 11 अध्यायों में वो जल संकट और भारत में जो नदियों की स्थिति है उस पर नज़र डालते हैं। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं अद्विक पब्लिकेशन। इस श्रृंखला की अगली पुस्तक है तुम पहले क्यों नहीं आए। कैलाश सत्यार्थी की यह पुस्तक सत्य कथाओं पर आधारित है। ये वो कहानियाँ हैं जो अंधेरे पर रोशनी की, निराशा पर आशा की, अन्याय पर न्याय की और क्रूरता पर करुणा की और हैवानियत पर इंसानियत की जीत का भरोसा दिलाती हैं।
ये बताती हैं कि किस तरह से पत्थर, अभ्रक की खदानें, ईंट भट्ठे, कालीन कारखाने, सर्कस, खेतीहर मजदूर, यहाँ तक कि जबरिया भिखमंगी, बाल विवाह, दुर्व्यापार यानी ट्रैफिकिंग, यौन उत्पीड़न और घरेलू बाल मजदूरी, नरबली तक बच्चों को अपना शिकार बना रही है। और किस तरह से नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने इन बच्चों को न केवल बचाया बल्कि उनकी कहानियां भी इसलिए लिखी ताकि आप अधिक मानवीय बन सकें, अधिक जिम्मेदार बन सकें। इस पुस्तक का प्रकाशन राजकमल प्रकाशन ने किया है। और विचार और आंदोलन श्रृंखला की जो आखिरी पुस्तक है इस कड़ी की, उसका नाम है प्रतिरोध का स्त्री स्वर। यह एक कविता संग्रह और संभवतः यह इकलौता कविता संग्रह है जो 17 श्रेणियों में कविता को छोड़कर किसी और श्रेणी में स्थान बनाया है। इसकी वजह यह है कि सविता सिंह ने इन कविताओं को शक्ति की सभी संरचनाओं के विरुद्ध प्रतिरोध की कविता कहा है। उनका कहना है कि ये उन स्त्रियों का स्वर है जो यह बताता है कि स्त्रियां किस तरह से पितृसत्तात्मक व्यवस्था, धार्मिक सत्तात्मक व्यवस्था, जातिवादी और राजनीतिक सत्ता के बीच अपनी अस्मिता के विमर्श को सजो रही हैं और उनके लिए अपनी बात कह रही कविता के माध्यम से। उनका कहना है कि स्त्री स्वतंत्रता की जो व्यापक परिभाषा है वह सवर्ण और दलित स्त्री के भेद से परे है और दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद जो है वह उनके विरुद्ध प्रमुख स्वर है। इसमें कोरोना की महामारी भी है और उन स्त्रियों की भी आवाज़ है जो इस धरती की मूल अधिवासी हैं। राधा कृष्ण प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। जैसा कि मैं पहले भी बताता रहा हूँ, ये कहीं से भी क्रमानुगत स्तर पे मैंने इन पुस्तकों की चर्चा नहीं की है। टॉप 10 में मैंने उन्हीं पुस्तकों की जानकारी दी है जिन्हें मैंने वर्ष 2023 में पढ़ा था, एक दिन एक किताब में। ये पुस्तकें हमें अच्छी लगी, साहित्य तक को पसंद आई। टॉप 10 में चयनित होने वाले सभी लेखकों, रचनाकारों, अनुवादकों, प्रकाशकों और इन पुस्तकों के पाठकों को बधाई। आप अच्छी पुस्तकों का चयन कर सकें, बुक कैफे का यही प्रयास है। हमारे प्रयास पर अपनी राय जाहिर करते रहें, साहित्य तक देखते रहें, बुक कैफे देखते रहें। धन्यवाद।